केस थर्ड है चेंजिंग टू इंडिपेंडेंट फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मैक्सिमम क्वेश्चंस केस थर्ड और केस फोर्थ से एग्जामिनेशन में आते हैं। इसकी जनरल फॉर्म की बात करें हम, d2x ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये जनरल इक्वेशन हो गई। अब टू चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट फॉर्म, ये इक्वेशन जो रिड्यूस होगी बेटे हमारी, वो हो जाएगी डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई ओवर डी जेड प्लस क्यू वन इंटू वाई इज इक्वल टू आर वन। ये हमारी प्रॉब्लम निकल के जनरेट होके आई है। इसको सॉल्व करने के बाद ये इंडिपेंडेंट फॉर्म बन के आई है। इसमें यानी कि जो हमारी डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर है, तो क्योंकि इंडिपेंडेंट फॉर्म को हमें चेंज करना है, तो दैट विल बी डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर डी वाई ओवर डी जेड, यानी जो हमारा आंसर आएगा वाई, वो एफ ऑफ जेड की फॉर्म में आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जेड की फॉर्म में आएगा। इसको फिर हम एक्स की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो कंप्लीट सोल्यूशन जो हमारा आएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में ही आना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम जो है वो एक्स और y की फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स के बिहाफ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। स्टेप फर्स्ट है हमारा, ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल P1, जैसे कि क्वेश्चन सेकंड में देखिए P1 निकालना है, Q1 निकालना है, R1 निकालना है। तो P1 निकालने का फॉर्मूला हम इसको डायरेक्ट प्रिपेयर करते हैं बच्चों, d2z ओवर dx स्क्वायर प्लस p dz ओवर dx अपॉन dz अपॉन dx टू द होल स्क्वायर। सेकेंड q1 is equal to q upon dz upon dx to the whole square. Next r1 is equal to r upon dz upon dx to the whole square. अब इन तीनों केसेस में हम P1 की बात करें या Q1 की बात करें या R1 की बात करें, सबसे पहले हमें स्टार्ट जो करना है वो Q1 से करना है। तो Q1 से पहले हम Q1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, देन P1 एंड R1 को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। एक क्वेश्चन है बच्चों, x d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 4x क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू 8x क्यूब साइन एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, मतलब 90% हमारी प्रॉब्लम गिवन होगी टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इस तरीके से मेंशन क्वेश्चन में भी होता है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से P और Q और R फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए पहले x से हम डिवाइड कर दें, तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x dy ओवर dx माइनस 4, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू वाई इज इक्वल टू 8x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। राइट, यहां से p कंपेयर करेंगे अगर हम, तो p माइनस 1/x हो जाएगा। p कंपेयर जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो जनरल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, वहां से बेटा हम p q r को कंपेयर करेंगे, और जो q हमारा आएगा माइनस 4x स्क्वायर हो गया, और जो r होगा हमारा वो 8x स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर हो गया। राइट, तो जो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हमारी होती है, इंडिपेंडेंट फॉर्म क्या था बच्चों, d2 बाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस P1 dy ओवर डी जेड प्लस Q1 बाई इज इक्वल टू R1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। सबसे पहले यहां से क्या बताया था हमने, P1 का फॉर्मूला क्या है, P1 इज इक्वल टू है d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस p dz ओवर dx अपॉन dz अपॉन dx टू द होल स्क्वायर।
एंड Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन dz अपॉन dx to the whole square and R1 is equal to R upon dz अपॉन dx to the whole square। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, AQTO में बेटा कई बार क्वेश्चन हमारा एग्जामिनेशन में आया है ये। अब यहाँ से जैसे मैंने बताया था आपको, सबसे पहले हम Q1 को सॉल्व करते हैं। Q1 का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो P हमारा है -1 अपॉन x। यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन dz अपॉन dx टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसकी कंडीशंस होती है। जब भी हम Q1 को फाइंड आउट करेंगे तो Q अपॉन dz अपॉन dx टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें कांस्टेंट चूज करना पड़ेगा। तो Q1 इज इक्वल टू Q हमारा कितना है, प्रॉब्लम से देखिए, 4x स्क्वायर विद ए माइनस साइन अपॉन dz अपॉन ds का होल स्क्वायर। यानी कि यहां से अगर हम बात करें तो dz अपॉन ds की वैल्यू तो मालूम नहीं है हमें, तो ये एज इट इज रहेगा। इसलिए बेटा यहां से हम लोग कांस्टेंट को चूज करते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या लेना है, ये डिपेंड करता है हमारे Q के ऊपर। Q की फॉर्म पे डिपेंड करता है कि हम क्या चूज करें। यहाँ पर देखो बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर आंसर में वेरी करेगा। आप यहाँ पे -1 ले सकते हो, आप यहाँ पे -4 ले सकते हो, आप यहाँ -16 ले सकते हो, आप कुछ भी कांस्टेंट चूज कर सकते हो। आप चूज क्या करना होता है फिर, तो हम कांस्टेंट जो चूज करते हैं वो उस क्यू के बिहाफ पे पुट कर लेते हैं, राइट। तो उसके लिए अगर हम सोचें, अगर यहाँ पे -1 भी लगा सकते हो आप और -4 भी चूज कर सकते हो। इससे आंसर पर थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आएगा, क्योंकि जहां पे बात चूज करने की आती है तो आंसर भी वेरी करते हैं। तो कांस्टेंट चूज करने से इतना कोई रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। तो हमने माइनस यहाँ पे चूज कर लिया, -4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर समझ लीजिए आप। वो डिपेंड करता है, जो कांस्टेंट चूज करते हैं वो डिपेंड करता है क्यू की प्रॉपर्टी के ऊपर। क्यू जिस फॉर्म में होगा, सपोज करिए क्यू यहाँ पे -3 होता तो यहाँ पर हम -3 ले लेते, -9 ले लेते। तो कोशिश करते हैं कि टर्म हमारी पॉजिटिव रहे और dz ओवर dx की वैल्यू बहुत इजिली निकल आए। तो यहाँ से देखा हमने Q1 हमारा कितना आ गया, Q1 अगर हम कंपेयर करेंगे तो Q1 हमारा हो गया -4, राइट। तो ये तो Q1 की वैल्यू हो गई हमारी। अब यहां से बेटा हम लोग आपस में सॉल्व करो इसको, तो ये कितना है, यानी कि -4x स्क्वायर अपॉन dz अपॉन dx टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है -4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 से -4 कैंसिल हो गया, तो ये टर्म हमारी आ जाएगी dz अपॉन dx टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। दैट इज dz अपॉन dx कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और इसका सेकंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, d2z ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1। और इसके इंटीग्रेशन की बात हम करें अगर, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। ये प्रॉब्लम हम आगे पुट करेंगे। तो यहाँ से Q1 आ गया, dz ओवर dx की वैल्यू भी आ गई, d2z ओवर dx स्क्वायर भी आ गया और z आ गया। देन अब हम बात करते हैं P1। तो P1 का फॉर्मूला जैसे हमने बताया था, d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx टू द होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से बच्चों हम लोग d2z ओवर dx स्क्वायर प्लस p एंड dz ओवर dx की वैल्यू पुट करके p1 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो p1 इज इक्वल टू d2z ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू आई है 1 प्लस p हमारा है -1/x इंटू dz ओवर dx हमारा आया है x अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर। तो ये x कैंसिल हो गया, दैट इज p1 हमारा आ गया 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर, देयरफॉर p1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये भी कंडीशन एक है, P1 99% जीरो होगा या कांस्टेंट टर्म में आएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो Q1 भी आ गया, नेक्स्ट है हमारा R1। तो R1 इज इक्वल टू क्या है, R अपॉन dz अपॉन dx टू द होल स्क्वायर।
तो आर की वैल्यू कितनी है? आर हमारा है 8x² साइन स्क्वायर एक्स अपॉन dz/dx², यानी कि x²। तो ये x² से x² भी कैंसिल हो गया और r1 हमारा आ गया 8 साइन x²। अब एक छोटी सी बात है बेटा, इसमें x² की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, कितनी आई थी? x² हमारा था, x² की वैल्यू हमारी आई है 2z। यहां से r1 हमारा हो जाएगा 8 साइन 2z। नाउ जो इंडिपेंडेंट फॉर्म थी हमारी d2y/dz² प्लस p1 हमारा हो गया 0 इंटू dy/dz प्लस क्यू वन कितना लेट किया था हमने? -4 लेट किया है इंटू बाई इज इक्वल टू आर वन हमारा हो गया 8 साइन 2z। राइट, तो ये हमारी प्रॉब्लम आ गई d2y/dz² -4y इज इक्वल टू 8 साइन 2z। देखो ये प्रॉब्लम फिर से हमारी उसी इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गई जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, CF प्लस PI कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब लेकिन रिजल्ट इसका जेड की फॉर्म में आएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? d² -4 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 साइन 2z। इन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी? m² -4 इज इक्वल टू 0, that is the value of m will be 2, -2। तो इसके कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई को हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा c1e⁻²z प्लस c2e⁻²z। तो ये तो इसका CF हो गया। अब इसके पीआई की बात करते हैं हम, तो पीआई है 1/d² -4 इंटू 8 साइन 2z। Therefore 1/, इस थर्ड पीआई का साइन 2z, जेड का कोफिशिएंट 2, तो -2² -4 इंटू 8 साइन 2z। Therefore -1/4 -4, that is -1/8 इंटू 8 साइन 2z। तो ये पीआई बेटा हमारा आ गया माइनस साइन 2z, ये पीआई आ गया। CF हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो y इज इक्वल टू कितना होगा? CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF हमारा है c1e⁻² प्लस c2e⁻²z माइनस साइन 2z, वेयर z की वैल्यू कितनी है अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, जो वेयर z इज इक्वल टू x²/2। आप चाहो तो इसमें यहां पर z की वैल्यू को पुट कर लो, या वेयर z इज इक्वल टू x/2 को कहीं आप रिप्रेजेंट कर दो। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन।